जो हमारी 2.1 थी उसके बाद कंटिन्यू जो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज है 2.2 वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे हमने कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात की थी। ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम कब होगा? इफ एम डिवाइड ए माइनस बी। क्लियर? दैट इज a minus b is equal to m into some integer, या फिर यूं कह सकते हैं कि a minus b is multiple of m, मीनिंग एक ही है। वहां से फिर आपने एक ये भी बोला था a and b are called residue of each other। क्लियर? a b का रेजिड्यू बोला जाएगा और b a का रेजिड्यू बोला जाएगा अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है उस केस में। बाकी और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, इससे रिलेटेड थ्योरम आपने डिस्कस की थी कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद जो है फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या होगी। कहता है कि इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर कॉन्ग्रुएंस कहेंगे मोड एम में, जहाँ पे जो ए है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मींस ए जीरो के कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हम ए को एम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आना चाहिए। कहने का मीनिंग ये। ठीक है, कहता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात कर रहा है। कुछ ऐसे आप इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल होती थी या लीनियर इक्वेशन होती थी, उसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री क्या होती है? 1। यहाँ पे भी एक्स की जो डिग्री है, एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो क्या है? 1। ठीक है, तो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस बोली जाएगी अगर ए एक्स कॉन्ग्रुएंट आता है बी मोड एम के, जहाँ पे ए जो है वो नॉन कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए जीरो के मोड एम में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस मोड लो एम। अब इस कॉन्ग्रुएंस को जो इंटीजर सेटिस्फाई करेगा, मींस जो एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वो इसका क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। जैसे उसने कहा है कि n इंटीजर x नॉट इज सेट टू बी सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस if ax naught is congruent to b mod m, that is m divides ax naught minus b। क्लियर है? यानी कि इस कॉन्ग्रुएंस का x इक्वल टू एक्स नोट सॉल्यूशन तब बनेगा जब इसको सेटिस्फाई करे। ठीक, और ये कब ऐसा होगा? जब m क्या करे? a x नोट माइनस b को डिवाइड करे। जैसे कहता है कि इस कॉन्ग्रुएंस का जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 2 है, लेकिन x इक्वल टू 3 नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं कि x की जगह 2 रखो इसके अंदर, तो ये कॉन्ग्रुएंट किसके आना चाहिए? 3 के आना चाहिए। तो ये 3 के आएगा कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि 4 इंटू 2 8 बनेगा, 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। आपने पीछे भी डिस्कस किया था, कोई नंबर हमेशा उसके रिमाइंडर के क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ एक्चुअल में हम ऐसे ही करेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, वो जो आएगा उसके वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे क्या आया आपके पास? इस कॉन्ग्रुएंस का x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन बना है, लेकिन x इक्वल टू 3 नहीं है। क्यों नहीं है? आप रख के देखो, 4 इंटू 3 रखा तो ये 12 आएगा, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअल में यही करना होता है आपने, जब भी आपने ये प्रूव करना हो कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है मोड एम में, तो इस ए को आप क्या करो? डिवाइड करो एम से। जब एम से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर ये आना चाहिए। अगर ये रिमाइंडर आता है तो ये इसको कॉन्ग्रुएंट होगा, रिमाइंडर ये नहीं आता तो इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर है? चलो आगे। इसमें कहता है कि अगर x नोट इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है और x1 कोई इंटीजर है जिसमें जो x1 है वो x नोट के कॉन्ग्रुएंट है, तो x1 भी इसका सॉल्यूशन बनेगा। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। देखो कैसे करेंगे। ये कहता है कि इस कॉन्ग्रुएंस का x नोट सॉल्यूशन है, ये गिवन है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह x नोट रख दिया तो a x नोट कॉन्ग्रुएंट b मोड एम होगा।
और आपको क्या गिवन है कि x1 कॉन्ग्रुएंट x नोट के। क्लियर है? इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी इंटीजर से। यहाँ पे आप फ्री हैं, पीछे हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस की। क्या डिस्कस की थी आपको ध्यान हो? अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो कोई इंटीजर अगर मैं लेता हूँ x, वो दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पे हमने जानबूझ के क्या मल्टीप्लाई किया है, ए मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मेरे को ए एक्स नोट चाहिए, यहाँ ए चाहिए, तो इसलिए ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से देखो इसको और इसको कंबाइन करो। कैसे कंबाइन करोगे? ऐसे देखो कि ए कॉन्ग्रुएंट अगर बी होता है मोड एम में, और बी अगर कॉन्ग्रुएंट होता है सी मोड एम में, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस के अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। पीछे हमने कल डिस्कस किया था कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। यानी कि ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के है, तो ए कॉन्ग्रुएंट सी के होगा मोड एम में। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर दी, किस पे? इस पे और इस पे, इन दोनों पे। यहाँ देखो ए एक्स वन कॉन्ग्रुएंट है ए एक्स नोट के, ए एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट है बी के मोड एम में, तो ए एक्स वन किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? बी के मोड एम में। ठीक है? तो यहाँ से क्या आया कि इस कॉन्ग्रुएंस का ये सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर गया x1, इस कॉन्ग्रुएंस को x1 सेटिस्फाई कर गया, तो x1 इसका सॉल्यूशन आ गया। ये आपने प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट थ्योरम, द लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस वेयर a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड m। ये तो प्रॉपर्टी होती है कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस के अंदर जो a होता है वो 0 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कहता है कि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब होगा? इफ एंड ओनली a और m का जो जीसीडी है वो b को क्या करे? अगर डिवाइड करे, उस केस में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इफ एंड ओनली का केस है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप डिस्कस भी करेंगे आगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। जब भी आपने इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन निकालना, तो सबसे पहले आपने चेक करना है ए और एम का जीसीडी क्या आया। जो ए और एम का जीसीडी आएगा वो बी को डिवाइड करना चाहिए। अगर वो बी को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन आएगा, अगर डिवाइड नहीं करता तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपने यही चेक करना है, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग है। और थ्योरम का रिजल्ट हमेशा प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, वहां उसको सोल्व करते हैं। देखो आपने क्या किया, दो केस बनेंगे यहाँ, केस 1 और केस 2। आपने, क्योंकि इफ एंड ओनली का केस है, सबसे पहले तो आपने क्या मानना है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का मान लिया सॉल्यूशन है। फिर हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ए का एम के साथ जो जीसीडी हम मान के चलेंगे वो बी को जरूर डिवाइड करेगा। देखो उसने क्या माना, केस फर्स्ट, दो केस बनने हैं, पहले बता दिया था मैंने। सबसे पहले आप लिखना अच्छे से को केस 1। केस 1 में मान लिया लेट एक्स नोट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस। प्रूव क्या करना है, जो ए और एम का जीसीडी आएगा वो बी को क्या करेगा? डिवाइड। टू प्रूव जीसीडी ऑफ ए बी डिवाइड्स बी, जीसीडी ऑफ ए एम, सॉरी, ए और एम का जो जीसीडी आएगा वो बी को डिवाइड करेगा। अब ये बताओ, अगर एक्स नोट इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन है तो इसको ऐसे सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा? यहाँ से m किसको डिवाइड करेगा? ए एक्स नोट माइनस बी को, ए एक्स नोट माइनस बी इक्वल टू एम इंटू सम इंटीजर। क्लियर? तो यहाँ से b की वैल्यू कैसे निकाली? b को उधर लेगा, इसको इधर ले आया, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब हमने क्या मान लिया, ए और m का जीसीडी मान लिया d है। अगर d जीसीडी है तो d a और b, a और m दोनों को डिवाइड करेगा। a को डिवाइड करेगा तो a इंटू एक्स नोट को भी डिवाइड करेगा, अगर m को करेगा तो k इंटू एम को भी करेगा। तो यहाँ आप लिख लेना इससे बाद में कि d a इंटू एक्स नोट को भी करेगा और d k इंटू एम को भी डिवाइड करेगा। इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि पीछे प्रॉपर्टी थी इफ a डिवाइड b एंड a डिवाइड c दिस इंप्लाइज a डिवाइड्स b माइनस c आल्सो। तो यहाँ से क्या आया, d किसको डिवाइड कर दिया? a एक्स नोट माइनस के एम को, और ये किसके इक्वल है? b के। और ये आपने प्रूव करना था कि जो a और m का जीसीडी होगा वो क्या करेगा? b को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? इसको ध्यान भी रखना है, थ्योरम को याद कर लेना। अब कन्वर्स पार्ट, मान लिया कि a और m का जो जीसीडी है जो हमने माना था d, वो b को क्या कर रहा है? डिवाइड। हमने प्रूव करना है कि इस कॉन्ग्रुएंस का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? कितने मिलेंगे वो बात नहीं है, सॉल्यूशन मिलेगा, कम से कम एक तो मिलेगा ही। उसने वही कहा है कि मान लिया ए और एम का जीसीडी डी है, आप लिखना है यहाँ, उसने सीधा ही लिख दिया इसको, डी एम को डिवाइड कर रहा है। हमने प्रूव करना है कि इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। अब बताओ, डी अगर बी को डिवाइड कर रहा है तो बी इक्वल टू के इंटू सम इंटीजर। अब डी जो है ए और एम का जीसीडी है, तो दो इंटीजर मिलेंगे जिनके नाम एक्स नोट वाई नोट वन है।
ए के साथ मल्टीप्लाई एम के साथ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन डी के इक्वल आएगा। के से जानबूझ के मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि के इंटू डी को मैं के बी के इक्वल ले सकता हूँ। दोनों साइड के से मल्टीप्लाई, के डी की जगह उसने क्या लिख दिया बी। क्लियर है? बी को इधर ले आया, उसको उधर ले गया, एक टर्म को इसको उधर ले गया, बी को इधर ले आया। तो यहाँ से क्या आया, ए इंटू के एक्स नोट माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू सम इंटीजर देन एम डिवाइड्स दिस नंबर। अगर m इस नंबर को डिवाइड करेगा तो यहाँ से क्या लिखोगे, a इंटू के एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में। तो क्या आपने ये ऐसे ध्यान रखना है, पीछे भी हमने बताया था कॉन्ग्रुएंस में अगर आपको ऐसे मिले कि m डिवाइड a माइनस बी, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसको आपके बोल भी बताता भी है कि बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से क्या आया कि इस कॉन्ग्रुएंस का ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि x की वैल्यू मिल गई आपको ये के एक्स नोट, तो के एक्स नोट इसका सॉल्यूशन आ गया। आपने बस यही प्रूव करना था कि इसका हमें सॉल्यूशन मिलेगा अगर a और m का जीसीडी d को क्या करता है, डिवाइड। अब अगले केस में देखो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, a और m का जीसीडी अगर d है, क्लियर, तो d क्या करता है, इस b को डिवाइड करता है। सेम पीछे वाली थ्योरम को एक्सटेंड कर रखा है, सेम वही केस है लगभग मिलता जुलता। ठीक है, कहता है कि a और m का जीसीडी d है, मान लिया d आया, तो d b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस कॉन्ग्रुएंस के एग्जैक्ट आपको इतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे जितना जीसीडी आएगा। मान लिया जीसीडी 2 आया तो 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 2 ही सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर उससे ज्यादा अगर सॉल्यूशन मिल गए तो उसका मीनिंग वो इसी के कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में पहले वाले के। जैसे आपने पीछे 7th चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला था उसके अंदर आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो, किसी इक्वेशन के जब सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर n डिग्री की इक्वेशन है तो एग्जैक्ट n सॉल्यूशन आएंगे, उससे ज्यादा अगर सॉल्यूशन आते हैं तो इसका मीनिंग वो कोई ना कोई उन्हीं में से रिपीट होता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, आपके पास अगर d से ज्यादा सॉल्यूशन आ गए तो उन d में से ही किसी न किसी के वो कॉन्ग्रुएंट होंगे जो आगे वाले सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, वहां इक्वल बोलते हैं। ठीक है, वहां इक्वल के लिए कंडीशन है, यहाँ कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन है। ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस कॉन्ग्रुएंस के लिए कहता है कि हमें सॉल्यूशन जब मिलता है जब a और m का जीसीडी b को डिवाइड करता है। यहाँ उसने खुद बोल रखा है कि a और m का जीसीडी d दे रखा है, तो d किसको डिवाइड कर रहा है, b को। तो इस कॉन्ग्रुएंस का हमें सॉल्यूशन मिलेंगे और एग्जैक्ट कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, जितना जीसीडी आया उतने। विच आर इनकॉन्ग्रुएंट मोड है, इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है कि जो आपस में क्या है कि एग्जैक्ट डी सॉल्यूशन होंगे और आपस में कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, यानी कि दो कोई भी इक्वल नहीं होंगे, यू बोल सकते हो चाहे आप। मान लिया भाई n डिग्री की इक्वेशन थी, n सॉल्यूशन आए, ठीक है, उनमें से कोई भी दो इक्वल नहीं है, तो यहाँ कह रहा है कि कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सभी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो सॉल्यूशन आए, एक मान लिया 2 आया, एक मान लिया 3 आया, दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे वही केस है कि आपस में कोई भी दो या आपस में कोई इन डी में से कोई भी सॉल्यूशन आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे मोड एम में, एम है मोड। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन कॉन्ग्रुएंस थी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ए और एम का जीसीडी डी गिवन था, डी बी को डिवाइड कर रहा था, तो इस कॉन्ग्रुएंस का हमें सॉल्यूशन मिलेगा बाय प्रीवियस थ्योरम। पिछली थ्योरम से हमने ये प्रूव किया था। मान लिया वो सॉल्यूशन एक्स नोट है, एक्स नोट इसका सॉल्यूशन है, इसमें से इसको इसने माइनस कर दिया, कर सकते हैं माइनस, बिल्कुल कर सकते हैं, पीछे हमने डिस्कस किया था। ए एक्स माइनस ए एक्स नोट कॉन्ग्रुएंट टू बी माइनस बी मोड एम। क्लियर, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए कॉमन आ गया, ए एक्स माइनस एक्स नोट वो 0 आ गया, एम डिवाइड्स ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, ए और एम का जीसीडी डी गिवन है, तो डी दोनों को डिवाइड करेगा, ए को भी और एम को भी। क्लियर है, यहाँ से सुनना ध्यान से आते हैं। डी अगर ए को डिवाइड करेगा तो ए इक्वल टू डी इंटू सम इंटीजर, अगर डी एम को डिवाइड करेगा तो एम इक्वल टू डी इंटू सम इंटीजर, वेयर ए वन एंड एम वन आर को प्राइम। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ऐसा होगा कि ये जो इंटीजर लेके चलते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, मींस रिलेटिवली प्राइम, मींस जीसीडी 1। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू डालनी है m की और a की। m की वैल्यू m1d डाल दो इस इक्वेशन में,
ए की वैल्यू A1 डी रख दो, डी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, ये बचेगा। अब आपको क्या गिवन है कि M1 का A1 के साथ जीसीडी 1 है, तो बाय गॉस थ्योरम M1 किसको डिवाइड करेगा फिर x माइनस एक्स नोट को। अगर x माइनस एक्स नोट को डिवाइड करेगा तो x माइनस एक्स नोट M1 इंटू सम इंटीजर आएगा। x की वैल्यू आ गई x नोट प्लस M1 के, इसमें k की वैल्यू पुट करो। k की वैल्यू कहाँ से शुरू करोगे, 0 1 2 3 से लेकर के d माइनस 1 तक रखो। अब अगर ये पुट करता हूँ तो ये मेरे को कितने सॉल्यूशन मिलेंगे उस कॉन्ग्रुएंस के, d सॉल्यूशन मिलेंगे। उसने लिखा है वी हैव डी सॉल्यूशन। हमारा टारगेट था केवल एक कि x की वैल्यू निकालना। यहाँ क्लियर है, किसकी वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना। तो इसके अंदर x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और x की वैल्यू जो आई है वो ये आई है x नोट प्लस M1 x नोट प्लस 2M1 x नोट प्लस d माइनस 1M1। तो ये आपको सॉल्यूशन कितने मिल गए, इसके डी सॉल्यूशन मिल गए। इसमें दो केस प्रूव करने थे, आपने ध्यान से पढ़ा हो कि एक तो प्रूव करना है कि इसके एग्जैक्ट डी सॉल्यूशन आएंगे, तो डी सॉल्यूशन तो दिखा दिए। आपस में अब प्रूव करना है कि डी से ज्यादा नहीं होंगे, डी से ज्यादा नहीं होंगे। अगर डी से ज्यादा अगर मान लिए भी गए तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इन्हीं में से किसी के, यानी कि इन्हीं में से किसी के इक्वल होंगे। देखो उसने क्या कर रखा है, नाउ वी शैल प्रूव दैट बाय पुटिंग के को अगर मैं पुट करता हूं इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू डी इन 4 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आर रिपीटेड। सॉल्यूशन जो आएंगे वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। एंड आर वन ऑफ द डी सॉल्यूशन एज ऑब्टेन्ड इन सेट 5, कि उनमें से किसी न किसी के इनमें से इक्वल आएगा वो। तो इसने क्या किया, अब क्या किया उसने कि k ग्रेटर देन इक्वल टू डी मान लिया, तो हमने k को d से डिवाइड किया। k को हमने किससे डिवाइड किया, क्योंकि बड़ा या इक्वल है भाई, d को सॉरी k को मैंने किससे डिवाइड किया, d से, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है d से k, तो मैं कर सकता हूँ डिवाइड k से, k को d से। तो कुछ कोशिएंट बचेगा, उसने कोशिएंट क्या बचा रखा है p, यहाँ लिख देता हूँ। कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसने रिमाइंडर बचा रखा है r। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिखोगे, k को d इंटू पी प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन d। क्लियर। इसके बाद ये जो k की वैल्यू है उसने वहां पुट कर दी 4 में, पीछे जो इक्वेशन 4 थी ना यहाँ पुट कर दी k की वैल्यू जो उसने निकाली, यहाँ रख दी। देखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको ओपन कर दिया, फिर इसके अंदर कोई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वो लगा दी, इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगा दी, सारे इंटीजर है। d इंटू पी m1 इंटू आर, ठीक है। m1 d की वैल्यू m थी, पीछे आपने ध्यान से देखा हो। तो क्या किया इसने, m इंटू पी को इधर रखा, बाकी को उधर ले गया। m ये नंबर m का मल्टीपल है तो m इसको डिवाइड कर देगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस x कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, इसके। इसमें जो r है वो क्या था, r पीछे आपने बताया था, r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन d। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू d माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसने वही लिख रखा है वहां पे जो अभी मैं बता रहा था। देखो यहाँ पे इससे क्या मिला आपको, अब आप बताओ। अगर मैं r की वैल्यू लेता हूँ जैसे 0, तो यहाँ रख दो 0, तो x किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, x नोट के। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आया वो x नोट के कॉन्ग्रुएंट आया, और x नोट तो पीछे सॉल्यूशन था। फिर मैं r को 1 पुट करूंगा यहाँ, तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा x नोट प्लस m1, वो भी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, पीछे भी था। मतलब कहने का इनका ये है कि इन्हीं के ही कॉन्ग्रुएंट आ गए जो आपने क्या सॉल्यूशन माने थे, जो d या d से ज्यादा मानी थी k की वैल्यू। यानी कि k की वैल्यू d या d से ज्यादा अगर रखता हूँ, उस केस में मेरे को जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, सॉल्यूशन का मीनिंग एक्चुअल में x की वैल्यू निकालना, वो सॉल्यूशन उन्हीं के ही कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं जो सेट 5 में थे। ठीक है, एक तो ये प्रूव हो गया कि एग्जैक्ट डी ही सॉल्यूशन है, उससे ज्यादा नहीं है। अभी आपने केवल ये प्रूव किया है। अब हमारा एक टारगेट रह गया प्रूव करना कि जो डी सॉल्यूशन थे उन्हीं में से कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उन डी सॉल्यूशन में कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सभी इनकॉन्ग्रुएंट है। मतलब सभी आपस में इक्वल नहीं है, सभी सभी डिफरेंट है, ऐसे बोल सकते हो। तो उसने मान लिया, लेकिन गलत मान लिया कि दो सॉल्यूशन आपस में इसके मान लिए कि कॉन्ग्रुएंट हैं। एक है x नोट प्लस m1 के,
वन, दूसरा एक्स नोट प्लस एम वन के टू। ये जो के वन और के टू है इनकी वैल्यू क्या है, जैसे आर की वैल्यू थी पीछे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू टी माइनस वन, दोनों डिफरेंट है। अब बताओ अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस m डिवाइड दिस माइनस दिस, यहाँ पे x नोट कैंसिल, ये बचेगा m की वैल्यू डाल दी m1 डी, m1 कैंसिल, d डिवाइड्स k1 माइनस k2, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात ऐसे कर दो, चाहे इसको यूं करो, वैसे तो इसने यूं लिख रखा है कि k1 माइनस k2 जो है लेस देन d था, पीछे हमने बताया है क्योंकि k1 भी d से लेस है, k2 भी d से लेस है, तो उनका डिफरेंस भी d से लेस आएगा, पीछे बताया था केस कल भी। ये नंबर जो है जिसको डिवाइड कर रहा है ये इससे छोटा है, लेस है, और ये नॉन नेगेटिव है, तो तब पॉसिबल होगा ऐसा जब ये खुद इक्वल टू जीरो हो। k1 माइनस के टू जीरो आते ही k1 इक्वल टू k2 आ गया, दैट मीन्स कि k1 और k2 जो आपने माने थे डिफरेंट वो एक्चुअल में इक्वल है, और इक्वल होने से क्या हो जाएगा कि वो जो दो सॉल्यूशन है वो दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूव कर दिया हमने, बस जो लास्ट की कंसेप्ट है, हेंस द कॉन्ग्रुएंस where D is GCD of A and M which divides B has exactly D solution which are incongruent mode M which are given by this x is equal to x naught plus k m1, clear, where k is equal to 1 2 3 up to D minus 1। k की वैल्यू जीरो आएगी, यहाँ जीरो लिख लेना भाई, जीरो से स्टार्ट की मिस्टेक है इसमें, जीरो से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट में ये सेम ऐसे ही है, प्रीवियस थ्योरम का रिजल्ट है, पिछली बार उसने जीसीडी डी दिया था, अब की बार जीसीडी वन दे दिया, डी की वन दे दिया, कहता है कि ए और एम का जीसीडी वन है, तो प्रूव करना है कि इस कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सिंपल है, देखो ए और एम का जीसीडी वन मान लिया, वन बी को डिवाइड करेगा, वन तो हमेशा हर नंबर को डिवाइड करता है, दो इंटीजर मिलेंगे इनके लिए बता रहा हूँ, एक इसके साथ एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वन आएगा, ठीक है, दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर दिया उसने जानबूझ के, ठीक है, एक टर्म को उधर ले गया, बी को इधर ले आया, ये नंबर m इंटू सम इंटीजर आया, दैट मीन्स ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसका मीनिंग क्या आया, a इंटू सम इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, तो ये b इंटू p जो है इस कॉन्ग्रुएंस का क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा। पहले तो उसने प्रूव कर दिया कि सॉल्यूशन मिला, फिर बाद में प्रूव कर दिया कि वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन है, लेकिन फिर जो हमने क्या मान लिया इसको, इसके कन्वर्स के अकॉर्डिंग प्रूव कर लिया, मींस ये मान लिया कि दो डिफरेंट सॉल्यूशन आपस में क्या है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन जो है यूनिकनेस प्रूव करनी है, यानी कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, हमने उसके दो सॉल्यूशन मान लिए, बाद में प्रूव करते हैं कि दोनों सेम है। लेट x1 x2 टू सॉल्यूशन ऑफ दिस वेयर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन m, या लेस देन इक्वल टू m माइनस वन भी बोल सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन x1 है तो सेटिस्फाई कर गया, x2 है तो भी सेटिस्फाई कर गया, दोनों को माइनस कर दिया पीछे वाले की तरह, m डिवाइड्स दिस, a और m का जीसीडी 1 है तो इसका मीनिंग m डिवाइड्स x1 माइनस x2 बाय गॉस थ्योरम, और x1 माइनस x2 लेस देन d है, m है, या इसका मोड बोलते इसको नहीं बोल सकते, ये नॉन नेगेटिव है और लेस देन m है, तो इसका मीनिंग ये नंबर खुद क्या होगा, जीरो, तो x1 और x2 सेम आ जाएंगे। ये वर्किंग रूल आप बड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, बाकी इनको ध्यान से मतलब ना भी पढ़ो तो भाई मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने इसको टैकल करना है, इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। इसमें तीन चार कंसेप्ट हैं, बाकी आपने प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएंगे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है कि क्या इसका सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कंपेयर कर दो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम से, इसको ए बी एम की वैल्यू निकालो, ए और एम का जीसीडी निकालो, वो ए और एम का जीसीडी देखो चेक करो कि क्या बी को डिवाइड कर रहा है, अगर बी को डिवाइड करेगा तो सॉल्यूशन आएगा, अगर नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। ए और डी का सॉल्यूशन निकाला, 7 आया, 7 डिवाइड नहीं कर रहा 16 को, दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट, आगे भी ऐसे चेक करना है। सोल्व द कॉन्ग्रुएंस, अब इसको सोल्व करना, देखो इस कॉन्ग्रुएंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर किया इसको इसने ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम से, ए और एम की वैल्यू और बी की वैल्यू निकाली,
ए और एम का जीसीडी निकाला, 1 आया। जितना जीसीडी आता है उतने ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन होते हैं। अगर एक आएगा जीसीडी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, दो अगर जीसीडी आया ए और एम का तो दो सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे ए और एम का जीसीडी 1 आया तो इसका मीनिंग एक ही सॉल्यूशन आएगा। वो सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, वो बात आपने ध्यान से सुननी है। अब देखो 3x कॉन्ग्रुएंट है -2 मोड एम की। अब सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे कि लेफ्ट साइड तो आपने जीरो रखनी है हमेशा, यानी कि जीरो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, कैसे चेक करेंगे, वो 7 का मल्टीपल लेना आपने, 7 की टेबल में से लेना है, 7, 14, 21, 28 अप टू 100। लेकिन ऐसा लेना है कि इन दोनों को या तो मैं ऐड करूं या माइनस करूं तो ये 3 कॉमन आना चाहिए, यानी कि कॉमन फैक्टर 3 बनना चाहिए दोनों साइड। ऐसा सोचना है आपने। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। जैसे इसने 14 स्टेबल रहा है इसके लिए, क्योंकि 14 इसलिए लिया कि इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। देखो उसने ऐड कर रखा हुआ 3x में से 0x, 0 को ऐड कर दिया, -2 में 14 ऐड कर दिया, तो ये बचा। अब इस साइड और इस साइड कॉमन फैक्टर कौन है, 3 है। और 3 को मैं कैंसिल क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि 3 का 7 के साथ जीसीडी 1 है। ये पीछे थोड़ा की थी हमने कल, कि अगर कॉमन फैक्टर का जीसीडी मॉडुलस के साथ अगर 1 आता है, यानी कि को प्राइम होते हैं अगर दोनों, तो ही हम उस कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस 3 को इसीलिए हम डिवाइड कैंसिल कर पाए क्योंकि 7 के साथ उसका जीसीडी 1 आया है। आई बात समझ में। जब भी आपने सॉल्यूशन निकालना तो लेफ्ट में जीरो रखना है। जीरो कॉन्ग्रुएंट क्या रखना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हमने करना है, बाद में फिल करना है उसको। वो नंबर ऐसा लेना है जो इसका मल्टीप्लाई, 7 का ऐसा मल्टीप्लाई कि इन दोनों को ऐड या माइनस करने से कॉमन फैक्टर ये 3 आना चाहिए। सीधी सी बात है, क्लियर है। तो वो प्रैक्टिस से पता चलता है। ये थोड़ा टिपिकल भी है क्योंकि ऐसे ढूंढना बड़ा समस्या पैदा कर देगा कि कैसे चेक करें, लेकिन ऐसा इसीलिए पॉसिबल है। ये नंबर भी 7 स्मॉल है, 3 जो कॉमन फैक्टर है वो भी स्मॉल है, तो स्मॉल है तो मल्टीपल ले सकते हैं यहाँ। अदरवाइज और भी, क्योंकि वर्किंग रूल मैंने बताए थे, उनको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपके क्लियर हो जाए। अगले में है 13x कॉन्ग्रुएंट टू 10। सबसे पहले तो चेक करो क्या क्या इसका सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो पहले इसको कंपेयर करो, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम से। ए बी एम की वैल्यू निकाली, ए और एम का जीसीडी निकाला, 1 आया। 1 आया तो 1 तो डिवाइड करेगा ही हमेशा हर एक नंबर को, मीन्स इसके एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंस लो, इसके साथ एक कॉन्ग्रुएंस और उठानी है, लेफ्ट में 0 और यहाँ वो नंबर फिल करना है आपने जो 28 का मल्टीपल। दोनों को ऐड या माइनस करने से 13 कॉमन फैक्टर बने। तो उसने 224 लिया जो 28 का मल्टीपल है, ऐड किया दोनों को, 13 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया दोनों का। क्योंकि 13 का 28 के साथ जैसे D1 भी है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर पाया। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोड 28, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। वैसे तो एक्चुअल में सॉल्यूशन ऐसे बनते हैं, सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे, यहाँ से 28 किसको डिवाइड करेगा, x माइनस 18 को, x माइनस 18 28 इंटू सम इंटीजर आएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस 28 इंटू सम इंटीजर आएगा। k की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, क्या क्या पुट करनी है। k को जैसे 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, ऐसे रखते जाओ और आप चेक करना, इसमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और वो एक के 0 रखने से हो सकता है वही आएगा, आपका एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन उतने ही मिलेंगे जितना जीसीडी आएगा ए और एम का। नेक्स्ट में है 342 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13। कंपेयर किया ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम से, जीसीडी निकाला, कितना आया जीसीडी 1, इसमें भी 1 आ रहा है तो एक ही सॉल्यूशन फिर आएगा इसमें। लेकिन उसने एक ट्रिक बताई आपको, थर्ड पार्ट देखो, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एक अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं रखा क्या। अच्छा सुनो ध्यान से, अब एक इसमें नई चीज आपको बताता हूँ। ये 342 ऐसे भी कर सकता था मैं इसको, कि यहाँ लेफ्ट में 0 कॉन्ग्रुएंट क्या लेता, 13 का मल्टीपल, और वो कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 342 आना चाहिए। तो 342 तो बड़ा नंबर, लार्ज नंबर है, ये लार्ज नंबर है, तो लार्ज नंबर से निपटने का सबसे एक इजी वे उसने बताया है। जो पीछे जो वर्किंग रूल थे अलग अलग थे, वो देखो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से सुनो। जी देखो इससे आगे क्या है इसके अंदर,
उसने क्या किया, जो ये 342 था ये लार्ज नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस 342 को इस 13 से पहले डिवाइड करेंगे स्मॉल बनाने के लिए, या तो यूँ कर लो, हमेशा क्या करोगे, इस 342 को इस 13 से डिवाइड करो। 13 से आपको डिवाइड करना आता है, जो 13 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आता है, लिस्ट रिमाइंडर, वो आप लिखो इसके अंदर। उसने क्या कर रखा है, 342 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इसमें 4 बचे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 342 कॉन्ग्रुएंट होगा इसके रिमाइंडर के। ये प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस की, आपने पीछे पढ़ रखी है, सबसे पहली थ्योरम यही थी, एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। क्लियर। तो 342 कॉन्ग्रुएंट किसके आया, 4 के, तो हम 342 की जगह क्या रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, 4 रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसकी जगह 4 रिप्लेस कर देना, या ऐसे बोल दो चाहे कि 342 अगर 4 के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, 342x कॉन्ग्रुएंट टू 4x, और 4x किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4x किसके कॉन्ग्रुएंट है, 4 किसके कॉन्ग्रुएंट है मोड 13 में, क्लियर है, 5 के। नहीं, एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा लिख के बताता हूँ आपको। पहले तो उसने दे रखा था कि 342x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 13, क्या, हाँ, अभी आपने क्या दिखाया है कि 342 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 13, इसको चेंज भी कर सकते हैं, 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 342 मोड 13, क्योंकि ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी भी ए के कॉन्ग्रुएंट होगा बाय सिमेट्री प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, आपने ध्यान से पढ़ा हो पीछे, क्लियर है। तो इसलिए मैंने इसको दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 342x इसके मोड 13, क्लियर। इसको और इसको अब मैच करो, 4x कॉन्ग्रुएंट इसके हैं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, 4x किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 5 के मोड 13 में, तो इसने वही लिखा है। ये नंबर अब स्मॉल आ गया, अब आपके लिए कंप्लीट हो गया, अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो जाएगा कि आपने यहाँ क्या करना है, जीरो लेना है, कॉन्ग्रुएंट किसके लेंगे, 13 का मल्टीपल, कि ऐड या माइनस करने से किसी एक से 4 कॉमन फैक्टर बने, तो इसने क्या किया, 13 का मल्टीपल 39 लिया, 13 3 3 जा 39, ऐड किया, ये 4 आ गया इसका कॉमन फैक्टर, और 4 का 13 के साथ जीसीडी 1 है, तो इसीलिए मैं कैंसिल कर पा रहा हूँ इसको, हर केस में कैंसिल नहीं कर सकते, आपको पता भी है इसलिए। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अगले में थर्ड एग्जांपल में 15x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड 21 है, इसमें इसका जीसीडी 3 आया है, तो 3 सॉल्यूशन आएंगे इसके। तो इसने आगे कैसे क्या किया है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, कॉमन क्या आएगा इसमें, 3 आएगा ना, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और सुनो भैया, यहाँ से देखो, ए एक्स अगर बी एक्स मोड एम एक्स के कॉन्ग्रुएंट है तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम होता है, यानी कि एक्स कैंसिल कर दिया तीनों में से, तो यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, 15 12 21 में 3 कॉमन फैक्टर था तीनों में, तो 3 को कैंसिल कर दिया, 3 को कैंसिल करके ये बच जाएगा, और इसको आगे डिस्कस कर सकते हो आप जैसे अभी कर रहे थे कि 5x अगर कॉन्ग्रुएंट 4 मोड 7 है, तो यहाँ 0 फिल करना है, यहाँ क्या आएगा, 7 का मल्टीपल की ऐड करने से 5 कॉमन फैक्टर बने और उसको मैं कैंसिल कर पाऊँ। इसका सॉल्यूशन देखो ये आ गया, लास्ट में जाके ऐड करके ये बच गया। यहाँ से क्या आएगा, 7 किसको डिवाइड करेगा, x माइनस 5 को, x माइनस 5 7 इंटू सम इंटीजर आएगा, x की वैल्यू 5 प्लस 7 क्या आएगी, k की वैल्यू उसने 0 1 2 रखी, आगे रखोगे तो इन्हीं में से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, या इन्हीं के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अगले में ये 222 ये भी लार्ज है, इसके लिए एक सॉल्यूशन के स्वरूप बताया वो इसने, अल्टरनेट मेथड, अच्छा नहीं बताया, चेक कर लेना इसको, कंप्लीट कर लेना 2.2 को, डाउट हो तो पूछ लेंगे इसमें जो भी होगा। लेकिन एक लास्ट एग्जांपल था उसमें एक शॉर्टकट भी बता रखा है उसमें, ठीक है। कई बार लार्ज नंबर भी ले लेता है, कई बार लार्ज की बजाय स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है उसको, ठीक है।